बेटों वाली विधवा कहानी का सारांश लिखे। सेमेस्टर 1 हिंदी MIL का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपकी कोर्स का सारा वीडियो यहाँ मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं लेखक परिचय के साथ। बेटों वाली विधवा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जो केवल अपने समय में ही नहीं बल्कि हर समय के सबसे लोकप्रिय लेखक हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद अपने समय में फेमस यानी प्रसिद्ध तो थे ही और लोकप्रिय भी थे, लेकिन आज के समय में भी वो काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। मुंशी जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी, जिसे अब बनारस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मुंशी जी का जन्म वहीं हुआ और मौत भी उनका वहीं ही हो गया। मुंशी जी के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये दोस्तों काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मुंशी जी के बचपन का नाम या मुंशी जी के वास्तविक नाम के बारे में बताएं, तो वो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनके पिताजी का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। गांव के ही एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। मतलब दोस्तों, गांव के ही एक मौलवी थे जो मदरसा में पढ़ाया करते थे, वहीं पर उन्होंने यानी मुंशी जी ने मौलवी साहब से उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त किए। बचपन से ही वह बहुत दुख से भरा जीवन जिए। मतलब दोस्तों, मुंशी जी का जीवन हमेशा दुखों से भरा रहा। ऐसा माना भी जाता है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद से ज़्यादा दुख भरा जीवन किसी भी लेखक ने नहीं जिया होगा। ये दोस्तों एक पैराग्राफ आपके लेखक परिचय से समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में कहानी को डिस्कस करेंगे। बेटों वाली विधवा एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक कहानी का मतलब दोस्तों समाज पर आधारित कहानी है, जिसमें लेखक ने उजागर किया है कि कैसे कुछ ऐसे पुत्र हो जाते हैं जो अपने ही माँ के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं। इस कहानी में लेखक ने एक विधवा माँ के बारे में चर्चा की है, जिसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। मतलब दोस्तों, विधवा माँ की कितने पुत्र पुत्री है, तो कुल मिला के 5 हैं। पति की अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन विधवा होने के बाद भी उनको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि पति 20,000 और कुछ गहने छोड़ कर गए थे, और जो गहने छोड़ के गए थे उसकी कीमत लगभग 10,000 थी दोस्तों, और 1-2 बगीचा भी था और पक्के मकान भी थे। इसलिए विधवा को चिंता ना थी कि उनके पति चले गए तो उनका क्या होगा। कुछ पैसे भी थे और 4 पुत्र भी थे, और ये चारों पुत्र अपने माँ का काफ़ी ख्याल भी रखते थे। फूलमती अब विधवा हो चुकी थी। मतलब वो विधवा औरत का नाम दोस्तों फूलमती था, लेकिन वह इस बात को देखकर खुद को संभाल ली थी कि उसके 4 पुत्र थे जो उनकी बातों को माना करते थे। इसलिए दोस्तों उसको टेंशन नहीं था। 3 पुत्र की शादी हो चुकी थी और एक पुत्र तथा पुत्री अभी कुंवारे थे। मतलब छोटा पुत्र और एक पुत्री थी जो अभी कुंवारे थे दोस्तों, और 3 की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। बेटी की शादी मरने से पहले ही पंडित अयोध्यानाथ ने एक अच्छे लड़के मुरारी से तय कर दिए थे। मतलब जो पति मरा था उसका नाम पंडित अयोध्यानाथ था दोस्तों, और उन्होंने अपने मरने से पहले ही अपनी एकमात्र पुत्री का शादी एक अच्छा लड़का जो काफ़ी होनहार था, मुरारी नाम का, उससे तय कर दिए थे। चारों बेटों में सबसे बड़ा बेटा कामतानाथ सरकारी नौकरी 50 रुपये मासिक वेतन पर करता था। इसके बाद था उमानाथ, जो कुछ समय पहले ही डॉक्टर बना था और खुद की क्लिनिक खोलना चाहता था। उमानाथ के बाद दयानाथ था, जो BA में फेल हो गया था लेकिन लेखक बन गया था और कुछ ना कुछ कमाई कर ही लेता था। सबसे छोटा बेटा का नाम सीतानाथ था, जो BA पास करके MA की तैयारी में लगा हुआ था और शहर जाना चाहता था। तो ये थे दोस्तों चारों पुत्र और उनके बारे में छोटा सा परिचय जो आपको जरूर जाननी चाहिए। बेटी का नाम कुमुद था, जो काफ़ी अच्छी लड़की थी। तो इस तरह से दोस्तों 5 बच्चों की शॉर्ट में जानकारी आपको दे दी गई।
आज अयोध्या नाथ को मरे हुए 12 दिन हो चुके थे और उनके 13वीं की तैयारियां चल रही थी। माँ सामान को देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी कि जितना सामान उन्होंने कहा था लाने को उतना नहीं आया। मतलब दोस्तों उनके घर में हमेशा बहुत ज़्यादा सामान आता था किसी भी पार्टी यानी भोज के लिए, लेकिन आज सामान काफ़ी कम था लिस्ट के अनुसार जो फूलमती ने तैयार की थी अपने पति की 13वीं करवाने के लिए। फूलमती अपने कमरे में बैठकर सब कुछ देख रही थी। 200 लोगों के बैठने के स्थान पर 500 लोग बैठे थे। मतलब दोस्तों तैयारी काफ़ी बेकार थी। खाने और पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। भोज शुरू हुआ और तभी एक आदमी के खाने में मरा हुआ चूहा निकला तो सभी भोज छोड़कर अपने घर चले गए। फूलमती अपने बेटों को बहुत डांट लगाई, लेकिन बेटे हंसते हुए उनके बातों को नज़रअंदाज कर दिए। मतलब सीधा सा है दोस्तों, पति के मरने के बाद फूलमती का कोई भी सम्मान नहीं कर रहा था। मतलब उसके बेटे उनका सम्मान नहीं कर रहे थे, एक भी बात अपनी माँ का नहीं मान रहे थे, जो पहले अपनी माँ की सभी बातों को एक अच्छे पुत्रों की तरह माना करते थे। ये सब देखकर फूलमती काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई। फूलमती को विश्वास नहीं हो रहा था कि 12 दिन पहले जो बच्चे उसकी बातों को सर झुकाकर मान रहे थे, आज वही मतलब उनके बच्चे उनका बात भी नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि बड़ी बहू खुद से ही पैसे निकाल कर दे रही थी। मतलब दोस्तों पहले बड़ी बहू अगर पैसे निकालती थी तो माँ के कहने यानी अपने सास के कहने के अनुसार ही पैसे किसी को दिया करती थी, ऐसे खुद से नहीं दिया करती थी। ये सब देखकर फूलमती को विश्वास हो गया था कि पति के मरने के बाद अब उसके घर में उसकी इज्जत और महत्व ही खत्म हो चुका है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। कुछ दिनों के बाद ही बेटों ने कुमुद की शादी मुरारी से करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसके साथ यानी मुरारी के साथ शादी करने पर 10,000 खर्च हो जाएंगे तो सभी भाइयों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे। मतलब दोस्तों चारों भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया कि मुरारी से शादी करने पर उसे 5,000 नगद देने पड़ेंगे और उसके बाद 5,000 और अलग से खर्च हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10,000 खर्च हो जाएंगे और 20,000 में केवल 10,000 ही बचेंगे। तो उन लोगों के पास फिर पैसा क्या बचेगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मुरारी के साथ उसका शादी यानी अपनी बहन का शादी नहीं करेंगे। माँ की बात को नहीं मानते हुए उन्होंने कुमुद की शादी दीनदयाल से करवा दिए, जो कुमुद से काफ़ी बड़ा था और गरीब भी था दोस्तों ये दीनदयाल। माँ बेचारी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ये शादी ना हो, लेकिन उसका एक भी ना चला और उसकी प्यारी सी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ करवा दी जो उससे काफ़ी बड़ा था और गरीब भी था। और इस प्रकार दोस्तों चारों भाइयों ने मिलकर पैसे बचाने के लिए कुमुद की शादी एक गरीब लड़के से करवा दी। छोटा भाई सीतानाथ को भी तीनों भाइयों की बात माननी पड़ी। मतलब दोस्तों सीतानाथ इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उनके तीनों भाइयों ने उससे कहा कि आगे की पढ़ाई के खर्च के लिए वे उसे कोई भी मदद नहीं करेंगे, तो वो भी तैयार हो गया इस शादी के लिए। माँ के पास लगभग 10,000 के गहने थे, जिसे माँ से लेने के लिए सभी भाइयों ने एक तरकीब निकाली और जो भाई लेखक था उसको एक योजना बनाकर माँ के पास भेजे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, चारों भाई नहीं चाहते थे कि माँ के पास कुछ भी पैसा या गहना रहे, सब उनके पास रहे और वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट ले। इसलिए एक योजना बनाई ताकि माँ उसे गहने दे दे और चारों भाई आपस में बांट ले। उसने माँ से कहा कि उसने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया है जिसके कारण उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन अगर कुछ पैसे पुलिस को दे दिए जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। माँ यह सुनते ही सारा जेवर दे दी। अब दोस्तों माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहे कैसे भी हो। जब उसे पता चला अपने बेटे से कि उसे पुलिस पकड़ लेगी तो वे सारे गहने बिना कुछ सोचे उसे दे देती है। सभी भाइयों ने जेवर बराबर बांट लिए, जो कि पहले से उन लोगों का प्लान था। बहुत जल्द ही घर पर विपत्ति आई, मतलब संकट आई। कामतानाथ जो सबसे बड़ा था वो बीमार हो गया, उसे टाइफाइड हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था दोस्तों। उमानाथ जो डॉक्टर था और क्लिनिक खोल लिया था, उसका क्लिनिक नहीं चल रहा था।
दयानाथ को जेल हो गई थी क्योंकि उसने सच में सरकार के खिलाफ कुछ गलत लिख दिया था। मतलब दोस्तों, जो झूठ बोलकर उसने माँ से जेवर लिए थे वही झूठ सच साबित हुआ और उसे जेल भी हो गया। दोस्तों, कहानी को सही से समझना है ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना और आप समरी बहुत ही आसानी से लिख सके। तो वीडियो को लगातार देखते रहे बिना स्किप किए। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। एक दिन कामता नाथ को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए गंगा जल मांग रहा था, लेकिन पानी यानी गंगा जल तो समाप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वह केवल गंगा जल ही पीता था। माँ से रहा नहीं गया तो वह नदी चली गई पानी लाने के लिए। बरसात का मौसम था और नदी में पानी काफी भर गया था। जैसे ही फूलमती पानी लेने के लिए नदी के किनारे गई, उनका पैर फिसल जाता है और वह नदी की लहरों में समा जाती है, मतलब नदी में गिर जाती है और पानी अधिक होने के कारण वह लहरों में समा जाती है यानी डूब जाती है। वहां पर मतलब नदी के किनारे कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह यानी फूलमती लहरों के साथ काफी दूर चली गई थी और नदी में डूब गई, क्योंकि दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा नदी में भरा हुआ था बरसात के मौसम के कारण। तो इस प्रकार फूलमती की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने पूछा कि कौन थी वह, तो वहाँ के कुछ लोग बोले कि वह पंडित अयोध्यानाथ की विधवा थी जो पति के मौत के बाद काफ़ी पीड़ादायक जीवन जी रही थी, यानी कष्टों से भरा जीवन जी रही थी अपने ही बेटों के कारण। मतलब उसे कष्ट देने वाले दूसरे कोई नहीं, उसके ही बेटे थे। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको सारा वीडियो यहाँ पे मिल सके और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।